Hello friends. So today in this video we will discuss IPC, CRPC and Evidence Act questions. I am using a new format in which I will give you 10 seconds to answer the question and you can answer it in your notebook or in the comment box. This will check your preparation. So this video is useful for every judiciary and upcoming APO exam which is about to be held on 7th of February 2021. This is very much useful because there they ask these three subjects plus constitutional law. So let's start with the first question. So what I will do, I will start the timer every time and then once the timer will beep, then I will tell you the answer and its explanation. First I will read the first question. It says A sees B drowning but does not save him. B is drowned. A has committed. Options are the offense of negligence, the offense of abatement of suicide, option C, the offense of culpable homicide not amounting to murder, and no offense. So your time starts now. आई होप आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा था और कर लिया था। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा नो ऑफेंस। अब ये नो ऑफेंस क्यों होगा? क्योंकि ए की कोई ड्यूटी नहीं बनती थी, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, बी को सेव करने की। अब इसी एग्जाम्पल को अगर हम चेंज कर दें और इसमें ए गार्ड होता जिसकी ये ड्यूटी होती कि वो अगर कोई बच्चा डूब रहा है या कोई व्यक्ति स्विमिंग करते वक्त डूब रहा है तो उसे बचाने की, और वो अपनी ड्यूटी ना करते हुए ना बचाता, तो उस केस में उसके ऊपर चार्जेस लगते, वो ऑफेंस कमिट होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई ड्यूटी नहीं थी इसीलिए कोई ऑफेंस नहीं बनेगा। मतलब अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल आप कहीं नदी के किनारे बैठे हो और आपको दिखाई देता है कोई व्यक्ति डूब रहा है और आप उसे नहीं बचाते हो तो कोई ये ऑफेंस थोड़ी ना होगा। लेकिन उसी जगह आप एक गार्ड हो, आपको स्विमिंग पूल के साइड में अपॉइंट किया गया है कि आप बैठ के देखिए कोई डूब तो नहीं रहा है, और उस केस में आपको दिख रहा है कि एक बच्चा डूब रहा है, आप नहीं बचाते हो, तो वो ऑफेंस होगा क्योंकि वहां पे एक ड्यूटी था और उस ड्यूटी का वायलेशन हुआ। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? नो ऑफेंस। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट। ऑप्शन ए, only for the part of the act done by him. Option B, in the same manner as if it were done by him alone. Option C, for abating such an offense. Option D, only for conspiracy of such an offense. तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ओके, आई होप आपने सही आंसर दिया है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन बी, जो कहता है इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। तो ये जो लैंग्वेज दे रखी है क्वेश्चन में, ये है आपकी सेक्शन नंबर 34 की लैंग्वेज, 34 ऑफ आईपीसी। इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, कोई भी एक्ट किया गया हो एक से ज्यादा व्यक्तियों के द्वारा, उसकी बात करता है। वहीं पे इसके साथ एक कोरोस्पॉन्डिंग प्रोविजन हमेशा पढ़ा जाता है जो कि है सेक्शन नंबर 149 ऑफ इंडियन पीनल कोड, जो कि कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करता है। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो है कि भाई कौन सा ऐसा फेमस केस है जिसमें डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 34 एंड 149 बताया गया था? तो केस का नाम है नानक चंद वर्सेस स्टेट। और एक और क्वेश्चन आता है कि भाई सेक्शन 34 है वो क्या है? एक रूल ऑफ प्रोसीजर है, रूल ऑफ एविडेंस है, एक सब्सटैंटिव लॉ है, क्या है? तो वो एक रूल ऑफ एविडेंस है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई ऑफेंस मेंशन नहीं है कि आप ऐसा ऑफेंस होगा, जबकि 34 हमेशा दूसरे सेक्शन के साथ क्लब होके लगता है। ठीक है, तो ये रूल ऑफ एविडेंस है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ए इंस्टिगेटेड बी टू मर्डर सी हु रिफ्यूजेस टू डू सो, ए इज गिल्टी ऑफ। ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
सो यहाँ पे क्या सवाल था, आई होप आपने सही किया होगा, और यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा बी, अबेटमेंट टू कमिट मर्डर। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, एक व्यक्ति है वो बी दूसरे व्यक्ति को इंस्टिगेट करता है कि भाई तुम जाओ और सी एक तीसरा व्यक्ति है उसका मर्डर कर दो। इस केस में सी जो है वो रिफ्यूज कर देता है कि मैं मर्डर नहीं करता ए के कहने पे। अब जो एक ए व्यक्ति है जिसने बी को इंस्टिगेट किया था, ठीक है, उसकी क्या लायबिलिटी होती, जिसने बी को उकसाया था उसकी क्या लायबिलिटी होगी, तो यहाँ पे एक ही लायबिलिटी पूछी जा रही है। तो ये कवर होगा आपका चैप्टर नंबर 5 आईपीसी, जो कि अबेटमेंट से डील करता है। वहां पे सेक्शन नंबर 108 उसका भी एक्सप्लेनेशन 2 जो है ये कहता है कि भाई अगर ए ने बी को इंस्टिगेट किया कि आप सी का मर्डर कर दे या कोई भी क्राइम कर दे, और जो बी है वो ऐसा काम करने से मना कर देता है, उस केस में भी एक ही लायबिलिटी जिस चीज को उसने इंस्टिगेट किया, जिस ऑफेंस को उसने इंस्टिगेट किया उसकी बनेगी। और यहाँ पे उसकी लायबिलिटी किसकी होगी, अबेटमेंट टू कमिट मर्डर, क्योंकि उसने मर्डर करने के लिए इंस्टिगेट किया था। ये सेम चीज आपको देखने को मिलेगी इलस्ट्रेशन ए ऑफ सेक्शन 108 में, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो आई होप आपके सारे आंसर सही आ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे, बिकॉज इससे आप अपनी प्रिपरेशन भी चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की चल रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बात करता है, विच सेक्शन विल बी अट्रैक्टेड इफ अ पब्लिक सर्वेंट कमिट्स रेप ऑन अ वुमेन इन हिज कस्टडी। तो कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट होगा अगर कोई पुलिस वाला अपनी कस्टडी में कोई उसकी जो विमेन है उसका रेप करता है। ऑप्शंस आर 376 2A ऑफ आईपीसी, दूसरा ऑप्शन है 376 2D, तीसरा ऑप्शन है 376 2G और चौथा ऑप्शन है 376 2B। तो यहाँ पे मैं आपके लिए टाइम स्टार्ट करती हूँ। ओके, सो आपका टाइम ओवर होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर होगा 4 376 2D। ओके, सो 376 जो है वो पनिशमेंट ऑफ फॉर रेप की बात करता है, इसका 2 जो कि स्टार्ट होता है हुएवर से, उसका बी कहता है, मैं एग्जैक्ट लैंग्वेज आपको पढ़ के सुनाती हूँ, being a public servant commits rape on a woman in such public servant custodies, such public servants custody or in the custody of public servant subordinate to such public servant। मतलब भाई कोई थानेदार किसी का आईओ है और आईओ की जो कांस्टेबल है वो किसी को लेके आया और उसने रेप किया, तो वहां पे जो आईओ है जिसका वो सबऑर्डिनेट था जिसने रेप किया, तो वहां पे आईओ को भी लायबल माना जाएगा अगर सारे अदर इंग्रेडिएंट लाइक आईओ वहां पे प्रेजेंट है एंड ऑल दोस थिंग। अगर आईओ को पता है और आईओ की परमिशन के साथ ऐसा किया जा रहा है तो आईओ भी लायबल होगा। और जो इमीडिएट लायबिलिटी बनेगी वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर की बनेगी और जो वहां का इंचार्ज है उसकी भी लायबिलिटी बनेगी। और ये कब की बात करता है, जबकि जो रेप हो रहा है वो कस्टडी के दौरान हो रहा है। तो आप ये याद रखें, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल था क्योंकि यहाँ पे सब सेक्शन के साथ सेक्शन के साथ सबसेक्शन और सबसेक्शन के साथ उसका भी क्लॉज पूछा गया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सीआरपीसी से क्वेश्चन है। ये बात करता है, हु कैन इशू सर्च वारंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ओके, सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, हम सारे बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन था एनी सिविल कोर्ट, तो भाई सीआरपीसी की बात हो रही है, सिविल कोर्ट तो हो ही नहीं सकता आंसर में। रेवेन्यू कोर्ट तो भाई सीआरपीसी में रेवेन्यू कोर्ट में भी नहीं बनेगा, रेवेन्यू कोर्ट तो एलआरसी का मैटर है। और ओनली हाई कोर्ट, तो अगर आपको पता होगा तो हाई कोर्ट के पास ऐसे कोई सर्च वर्च करने का पावर नहीं होता है, मतलब लायबिलिटी नहीं बनती है हाई कोर्ट की, क्योंकि ये निचली अदालत में जो है जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ, सीजेएम हुआ या फिर फर्स्ट क्लास हुआ, सेकंड क्लास हुआ, इनकी ये चीजें होती हैं कि इनको सर्च किया जाए, बिकॉज स्टार्टिंग में इन्वेस्टिगेशन यही लोग कराते हैं, तो ये भी आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। अब मैं बात करूं कि ये सेक्शन, ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलरली कहाँ से दिया गया है, तो अगर आप पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 92 ऑफ 93 ऑफ
chapter number 7 of CRPC, 93 of chapter number 7 of CRPC. चैप्टर नंबर 7 जो है प्रोसेस टू कंपेल द प्रोसीजर ऑफ थिंग्स की बात करता है, और वहीं पे जो उसका ए पार्ट है वो समवन टू प्रोड्यूस की बात करता है, और उसका सेक्शन नंबर 92 प्रोसीजर एज टू लेटर्स एंड टेलीग्राफ की बात करता है, टेलीग्राम्स की बात करता है। उसी में जो सब पार्ट बी है वो बात करता है सर्च वारंट की। उसका सेक्शन नंबर 93 जो है वो बात करता है व्हेन सर्च वारंट मे बी इशूड, कब सर्च वारंट इशू किए जाते हैं। उसका जब आप सब सेक्शन 3 पढ़ेंगे तो वो कहता है नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन शैल ऑथराइज एनी मैजिस्ट्रेट अदर देन डीएम और सीजेएम टू grant a warrant to search for a document, parcel or other thing in custody of the postal or telegraph authority। तो भाई कोई भी चीज अगर पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी के पास है तो उसको अगर सर्च करवाना है तो जो उसका वारंट इशू किया जाएगा वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सीजेएम के द्वारा ही किया जाएगा। ये बात आप याद रखें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन अक्यूज्ड मे बी प्रोवाइडेड लीगल एड ऑन स्टेट एक्सपेंसेस बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। तो आपका वक्त स्टार्ट होता है अब। ओके सो यहाँ पे हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 था सेक्शन नंबर 406, ऑप्शन नंबर 2 था सेक्शन नंबर 301, ऑप्शन नंबर 3 था सेक्शन नंबर 304, और ऑप्शन नंबर डी था सेक्शन नंबर 306। ओके सो यहाँ पे आई होप सबने आंसर सही किया हो। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 304, सेक्शन नंबर 304। अब ये सेक्शन नंबर 304 है, ये चैप्टर नंबर 24 में आता है, ठीक है। और इसकी मार्जिनल हेडिंग है लीगल एड टू अक्यूज्ड एट स्टेट एक्सपेंसेस इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में जो स्टेट है वो अपने एक्सपेंस पे अक्यूज को लीगल एड देती है। आंसर क्या होगा? 304। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये बोलता है अंडर सेक्शन 216 216 ऑफ सीआरपीसी द कोर्ट हैज द पावर टू ऑप्शन ए ओनली एड टू द चार्ज ऑलरेडी फ्रेम्ड, ऑप्शन बी ओनली ऑल्टर द चार्ज ऑलरेडी फ्रेम्ड, ऑप्शन सी neither to alter nor to add the charges already framed, or option D add to and alter the charge already both, sorry already बोल दिया मैंने, add to and alter the charge both। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ओके सो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगर आपको सेक्शन नंबर 216 की मार्जिनल हेडिंग भी याद है तो वो बोलती है कोर्ट में ऑल्टर चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट जो है वो ऑल्टर कर सकती है चार्ज और ऐड भी कर सकती है। जब आप इसको इसकी मार्जिनल हेडिंग सिर्फ ऑल्टरेशन की बात करती है, बट जब इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एडिशन भी होता है चार्जेस का। ये फॉल करता है आपका चैप्टर नंबर 17 जो कि आपका सेक्शन नंबर 211 से लेके 224 तक है। ये चार्जेस की बात करता है। मैं आपको 216 सेक्शन पढ़ के सुनाती हूँ। T1 ओके तो सेक्शन नंबर 216 कहता है एनी कोर्ट में ऑल्टर और ऐड टू एनी चार्ज एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड। तो भाई यहाँ का जो सबसेक्शन 1 है 216 का वही ये बात करता है कि कोई भी कोर्ट ऐड भी कर सकती है, ऑल्टर भी कर सकती है चार्जेस को। कब कर सकती है? एनी टाइम कर सकती है। कब तक कर सकती है? तो भाई जब तक जजमेंट प्रोनाउंस नहीं होता तब तक कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बात करता है कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 59 ऑफ एविडेंस एक्ट। तो अब एविडेंस एक्ट का सवाल है ये कि कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स अंडर सेक्शन 59 ऑफ एविडेंस एक्ट, ऑप्शन ए कैन बी प्रूव्ड बाय द ओरल एविडेंस, ऑप्शन बी कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस, ऑप्शन सी मे और मे नॉट बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस, ऑप्शन डी कैन ओनली बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस अंडर द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। सो यहाँ पे आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
सेक्शन नंबर 59 जो है, जो कि आपका चैप्टर 4 ऑफ एविडेंस एक्ट में फॉल करता है, पहला ही सेक्शन है, सेक्शन चैप्टर नंबर 4 का, और ये बात करता है ऑफ ओरल एविडेंस की। सेक्शन 59 की मार्जिनल हेडिंग है प्रूफ ऑफ फैक्ट बाय ओरल एविडेंस, और ये कहता है all facts except the content of document or electronic records may be proved by oral evidence। तो क्या एक्सक्लूड कर रहा है यहाँ पे? एक्सक्लूड किया जा रहा है कि भाई कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट्स जो है वो ओरल एविडेंस से आप प्रूव नहीं कर सकते, उनको प्रूव करने के लिए आपको प्राइमरी एविडेंस देना पड़ेगा, मतलब डॉक्यूमेंट इटसेल्फ देना पड़ेगा। ये आपको सब्सिक्वेंट सेक्शंस में देखने को मिलेगा चैप्टर 5 के। और यहाँ पे आंसर क्या होगा कि भाई कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस, आंसर बी होगा। आई होप आपका सही हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है व्हाट टाइप ऑफ, जस्ट लेट मी okay, so it is what type of leading question may be asked in examination in chief with the permission of the court। तो किस टाइप के लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? ऑप्शन ए ओनली इंट्रोडक्टरी, ऑप्शन बी ओनली डिस्प्यूटेड, ऑप्शन सी ओनली ऑलरेडी सफिशिएंटली प्रूव्ड, ऑप्शन डी इंट्रोडक्टरी एंड ऑलरेडी सफिशिएंट। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में जो पूछा गया था वो आपके लीडिंग क्वेश्चन के बारे में पूछा गया था। तो भाई लीडिंग क्वेश्चन जो है वो आपका डिफाइन है सेक्शन नंबर 141 में। 142 क्या कहता है कि लीडिंग क्वेश्चंस कब नहीं पूछे जा सकते, और 143 कहता है कि कब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भाई 142 ये बात कहता है कि आप लीडिंग क्वेश्चन को एग्जामिनेशन इन चीफ में और री एग्जामिनेशन में नहीं पूछ सकते, और 143 कहता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में आप पूछ सकते हो। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, सेक्शन नंबर 141 लीडिंग क्वेश्चन को डिफाइन करता है, सेक्शन नंबर 142 कहता है कि कब लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, सेक्शन नंबर 143 कहता है कि कब पूछे जा सकते हैं, सेक्शन नंबर 142 कहता है कि भाई क्रॉस में री एग्जामिनेशन में और चीफ में आप लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, और 143 कहता है कि क्रॉस में आप पूछ सकते हो। वहीं पे सेक्शन नंबर 142 का प्रोवाइजो कहता है कि जो कोर्ट है वो परमिट कर सकता है कि जो भी लीडिंग क्वेश्चन इंट्रोडक्टरी एंड ऑलरेडी सफिशिएंट प्रूव्ड हैं उनको अगर कोर्ट को अपनी ओपिनियन में सही लगता है कि वो ऑलरेडी प्रूव्ड है तो वो उसको परमिट कर सकता है। तो यहाँ पे मैं लैंग्वेज पढ़ के दिखाती हूँ, सुनाती हूँ। ये कहता है कि द कोर्ट शैल परमिट लीडिंग क्वेश्चन एज टू मैटर्स which are introductory or undisputed or which have in its opinion been already sufficiently proved। तो यहाँ पे यही सवाल था, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इंट्रोडक्टरी एंड ऑलरेडी सफिशिएंटली प्रूव्ड। आई होप आपके आंसर सही हो रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपका क्या स्कोर रहा है। इस वीडियो में आपके साथ मैं 30 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अपना बेरेट खोल के रखिए और आप बताइए 30 में से आपने कितना स्कोर किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कहता है एन अकम्प्लिश इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन अक्यूज्ड इज प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ओके, सो यहाँ पे आंसर होगा सेक्शन नंबर 133 ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे अकम्प्लिश की बात की जा रही है। अकम्प्लिश से सेक्शन नंबर 133 डील करता है, और वो एक बात और भी कहता है कि भाई जो अकम्प्लिश है उसकी अनकोरॉबोरेटेड टेस्टिमनी पे कन्विक्शन बेस हो सकती है। और इसके साथ आपको पढ़ना होता है सेक्शन नंबर 114 का इलस्ट्रेशन बी। ठीक है, और ये दोनों बातें कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, और इस पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज भी हैं, और यहाँ से मीन्स का क्वेश्चन भी बनता है। ये भी बात आप याद रखें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोलता है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट अ विटनेस अंडर एग्जामिनेशन gets the right to refresh his memory। options are 158, section 159, 160 and 162। your time starts now।
आई होप सबका आंसर ही सही होगा बिकॉज ये काफी कॉमन क्वेश्चन है और डायरेक्ट इंडेक्स से पूछा गया है। यहाँ पे आंसर होगा बी, दैट इज 159, जिसकी मार्जिनल हेडिंग है रिफ्रेशिंग मेमोरी। मैं रीड करके सुनाती हूँ। ये कहता है विटनेस में वाइल अंडर एग्जामिनेशन रिफ्रेश हिज मेमोरी बाय रेफरिंग टू एनी writing made by himself at the time of the transaction concerning which he is questioned, or so soon afterwards that the court considers it likely that the transaction was at that time fresh in his memory। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सो सॉरी, गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कर लिया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। हाँ यस, हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर दिया था। ये आईपीसी का सवाल है। तो ये बोलता है ए बीइंग अ मेडिकल एक्सपर्ट blows on the head of B who is suffering from third stage brain cancer. Consequently, B dies immediately on the spot. A knows the fact that a blow on the head of B can lead to death. What offense A has committed? Options are murder, मतलब first option है murder, as A knew that his act likely to cause death of B to whom injury is inflicted. Option B is no offense, as the blow would not have caused death of a normal man in ordinary circumstances. Option C जो है वो है an offense other than murder or culpable homicide not amounting to murder. Option number 4 is culpable homicide not amounting to murder, as A knew that his act is likely to cause death. Your time starts now. सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपको ये जो क्वेश्चन है ये देखने को मिलेगा इलिस्ट्रेशन ऑफ सेक्शन नंबर 300, इलिस्ट्रेशन बी ऑफ सेक्शन नंबर 300 जो है वो मर्डर को डिफाइन करता है, और वहां पे ये बात कही गई है कि अगर आपका जो एक्ट है वो लाइकली टू कॉज डेथ है, आपका इंटेंशन है मर्डर करने का और आपको नॉलेज भी है और इमीडिएट इफेक्ट है वो उस एक्ट का डेथ, तो उस केस में जो एक्ट है वो मर्डर माना जाएगा। और यहाँ पे अगर आप सवाल देखें तो यहाँ पे जो व्यक्ति मर्डर कॉज कर रहा है वो मेडिकल एक्सपर्ट है, ठीक है, और उसको ये बात पता है कि भाई जो व्यक्ति को वो सफरिंग दे रहा है उसे ब्लड कैंसर, ब्रेन कैंसर है, और जिसकी वजह से थोड़ा भी हम जो अदर व्यक्तियों को शायद डेथ कॉज ना करे उसको डेथ कॉज कर देगा। तो क्योंकि यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट मर्डर के फुलफिल हो रहे हैं इसलिए यहाँ पे आंसर होगा मर्डर। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है a hangman who hangs the prisoner pursuant to the order of the court is exempted from criminal liability by the virtue of section 77 of IPC, 79 of IPC, 78 of IPC or 76 of IPC. Your time starts now. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 78 ऑफ आईपीसी। तो मैं बात करूं ये कहाँ फॉल करता है, तो चैप्टर नंबर 4 ऑफ आईपीसी जनरल एक्सेप्शंस की बात करता है। वहीं पे जो सेक्शन नंबर 76 है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करता है। सेक्शन नंबर 77 है वो एक्ट ऑफ जज जब वो जुडिशली एक्ट करते हैं उनकी बात करता है, और सेक्शन नंबर 78 बात करता है कि कोई भी एक्ट कोई व्यक्ति करता है बाय द परस्यूट टू द जजमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, तो उसको क्राइम नहीं माना जाता और वो जनरल एक्सेप्शन में एग्जेम्प्टेड है। तो यहाँ पे क्योंकि वो हैंगमैन जो है वो कोर्ट के ऑर्डर से वो काम कर रहा है इसलिए वो एग्जेम्प्टेड होगा, और वो एग्जेम्प्टेड होगा सेक्शन नंबर 78 में। ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन दे रखा है ये आपको सेक्शन नंबर 78 के इलस्ट्रेशन में देखने को मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कहता है द प्रिंसिपल ऑफ डोली इन कैपेक्स इज एसोसिएटेड विद सेक्शन ऑफ आईपीसी। कौन सा सेक्शन डोली इन कैपेक्स की बात करता है? सेक्शन नंबर 509 ऑफ आईपीसी, 309 ऑफ आईपीसी, 59 ऑफ आईपीसी और 82 ऑफ आईपीसी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
द करेक्ट आंसर विल बी सेक्शन नंबर 82, जो बात करता है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। तो कोई भी व्यक्ति अगर 7 साल से छोटा है, बच्चा है, तो उसका जो एक्ट है वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगा और उसके द्वारा किया गया ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो वो इसके जो सिद्धांत या डॉक्ट्रिन को बोला जाता है डोली इन कैपेक्स, ठीक है। और इसको हिंदी में भी डोली इन कैपेक्स बोलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेपार्डी इज कंटेन्ड इन द सेक्शन ऑफ सीआरपीसी। तो कौन से सेक्शन में डबल जेपार्डी का सिद्धांत दिया हुआ है? सेक्शन 302, सेक्शन 300, सेक्शन 308, सेक्शन 304। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सो यहाँ पे बात की जा रही थी डबल जियोपार्डी की। आई होप आप सबका आंसर सही होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सेक्शन नंबर 300, जो कि आपका सेक्शन नंबर 20 के क्लॉज 3 के साथ भी पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 300 वुड बी दी करेक्ट आंसर। और यहाँ पे एक मैक्सिम बहुत इंपॉर्टेंट है जो बोलता है ऑल्ट्रीफोर्स एक्टिस एक्विट एंड ऑल्ट्रीफोर्स कन्विक्ट। तो कई बार ये भी सवाल पूछा जाता है कि भाई ये जो मैक्सिम है ऑल्ट्रीफोर्स एक्विट एंड ऑल्ट्रीफोर्स कन्विक्ट, ये किस सेक्शन से डील करता है? तो सेक्शन नंबर 300 से डील करता है। और सेक्शन नंबर 300 जो है ये आपके चैप्टर नंबर 24 में फॉल करता है। 24 जो चैप्टर है वो बात करता है जनरल प्रोविजंस एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल। ओके, तो यहाँ पे जो ये सिद्धांत है कि भाई एक व्यक्ति को अगर एक बार कन्विक्ट कर दिया गया तो दूसरी बार उसका, अगर कन्विक्शन और एक्विटल पहली बार हो चुका है तो उसका फिर से कन्विक्शन या एक्विटल नहीं किया जाएगा सेम ऑफेंस के लिए। ये आपको देखने को मिलेगा सेक्शन नंबर 300 में। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोलता है इन विच चैप्टर ऑफ सीआरपीसी एन अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म दैट इज प्ली बार्गेनिंग इज इंसर्टेड थ्रू क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2005। आपका वक्त स्टार्ट होता है अब। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शंस थे सेक्शन चैप्टर नंबर 23A, चैप्टर नंबर 21A, चैप्टर नंबर 22A एंड चैप्टर नंबर 23A। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चैप्टर नंबर 21A। और ये आपका एक्सटेंड होता है सेक्शन नंबर 265A से लेके 265L तक। जस्ट लेट मी चेक एम आई करेक्ट और नॉट। ओके, सो 26 I'm correct, 265A से लेके 265L तक। और प्ली बार्गेनिंग जो है वो एक नया सिद्धांत है और ये ऐड किया था 2005 की अमेंडमेंट से। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चैप्टर नंबर 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हेन अ पर्सन हु वुड अदरवाइज बी कॉम्पिटेंट टू कंपाउंड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी इज अंडर द एज ऑफ 18 years, देन ऑप्शंस आर एनी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ऑन हिज बिहाफ में विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट कंपाउंड सच ऑफेंस। दूसरा ऑप्शन लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच पर्सन में कंपाउंड द ऑफेंस विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। तीसरा ऑप्शन offense can be compounded by father or mother only. Option number 4, legal representative of such person may compound the offense without the permission of the court. आप आंसर कीजिए। ओके, सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कहता है कि भाई जो कंपाउंडिंग है अगर ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जानी है जिसकी जो उम्र है वो 18 साल से कम है, तो उस केस में कोई भी व्यक्ति कोर्ट की परमिशन के साथ उस पर्सन के बिहाफ पे कंपाउंडिंग कर सकता है। कौन सा व्यक्ति? वो व्यक्ति जो उसके बिहाफ पे
कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है, और कौन व्यक्ति किसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है, ये बात आपको देखने को मिलेगी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, रेसिड्यूरी लिस्ट। आपका समय स्टार्ट होता है अब। ये क्वेश्चन तो काफी इजी था। सीआरपीसी जो है वो कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, और क्योंकि यहाँ पे स्टेट और यूनियन दोनों ही लॉज बना सकते हैं। आपने अपने सीआरपीसी के बैरेक में देखा होगा कि स्टेट अमेंडमेंट्स अलग से दे रखी होती हैं, और आपको पता है कि सेंट्रल लेवल पे तो अमेंडमेंट की ही जाती हैं, जैसे कि 2013 की एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट की गई थी, 2018 में एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट की गई थी। तो ये कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोलता है डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 32 of Indian Evidence Act means a statement written or verbal of relevant facts made by a person who is dead. It is the statement of a person who had died explaining the circumstances of his death. This is based on maxim. तो ये 4 मैक्सिम्स आपके सामने दिख रहे हैं। इस कौन से मैक्सिम पे सेक्शन नंबर 32 बेस्ड है? आपका वक्त स्टार्ट होता है अब। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेमो मोरेटोरस प्रिजुमिटर मैत्रे। तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन क्योंकि फ्रेंच है तो गलत हो सकती है, सॉरी लैटिन है तो गलत हो सकती है। और यहाँ पे इस लैटिन मैक्सिम का जो मीनिंग होता है वो होता है नो वन एट द टाइम ऑफ डेथ प्रिज्यूम टू लाई। तो ये माना जाता है कि भाई व्यक्ति जो है वो अपनी मृत्यु के समय में झूठ नहीं बोलेगा, और उसी पे आपका सेक्शन 32 का डाइंग डिक्लेरेशन का सिद्धांत जो है वो बेस्ड है। तो यहाँ पे हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड be proved as dying declaration after the death of a person? Option A is FIR lodged by the person. Option B, statement of person disease recorded under section 161 CRPC. Option C, statement of a person disease recorded by the executive magistrate. Option 4, all the above. So your time starts now. यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पे क्या सवाल था? सवाल था कि भाई कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिसे आप ऐसे डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव कर सकते हो, कौन सी ऐसी चीज है? तो यहाँ पे भाई एफआईआर है, और एफआईआर में किसी ने अपनी कॉज ऑफ डेथ के बारे में अगर बताया है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे एज ए डाइंग डिक्लेरेशन ट्रीट किया जा सकता है। या कोई 161 के बयान है तो उसको भी एज ए डाइंग डिक्लेरेशन यूज किया जा सकता है। या कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने कोई स्टेटमेंट उस व्यक्ति की रिकॉर्ड की है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, और जो भी चीजें सेक्शन 32 के सबसेक्शन 1 में दे रखी हैं वो सारी फुलफिल होती हैं, तो वहां पे उस स्टेटमेंट को एज ए डाइंग डिक्लेरेशन यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। आई होप आप लोगों के सारे आंसर सही हो रहे होंगे, और अगर नहीं हो रहे होंगे तो एक्सप्लेनेशन से आपको चीजें क्लियर होते जा रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच case honorable supreme court has directed to pay minimum compensation of rupees 3 lakhs per acid attack victim? Options are Lakshmi versus Union of India, Sujoy Mitra versus State of West Bengal, Binagot Anuradha Sameer versus Binagot Mohandas Sameer. Option D is Indra Vijay Alok versus State of Madhya Pradesh. So your time starts now. Okay, so the correct answer of question number 21 is Lakshmi versus Union of India. इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि भाई कॉम्पनसेशन दिया जाए एसिड अटैक विक्टिम को, और इस पर्टिकुलर केस में 3 लाख रुपए कॉम्पनसेशन दिया गया था। यह 2014 का केस है। उस वक्त पे जब ये पेपर आया था तब ये रीसेंट रहा होगा, इसलिए पूछा गया था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। ये बोलता है whoever being in charge of a hospital public or private whether run by a central government, the state government, local bodies or any other
person contravenes the provision of section number 357C of CRPC shall be punished under section. तो section 166 is first option, option B 166A, option C is 166B, option D is 168. Your time starts to do this question now. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विच इज 166 बी ऑफ आईपीसी। तो यहाँ पे पूछा क्या गया था, यहाँ पे पूछा गया था कि भाई कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो इंचार्ज है हॉस्पिटल का, या तो प्राइवेट या तो पब्लिक, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई लोकल बॉडीज या स्टेट गवर्नमेंट चलाती हैं, और वो 376 सी सीआरपीसी में दिए गए सिद्धांत को वॉयलेशन करता है। अब 376 सी में क्या दे रखा है, ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, ठीक है, ये कॉम्पनसेशन वाले सेक्शंस के कंटिन्यूएशन में सेक्शन है। और यहाँ पे अगर आप कोई विक्टिम को ट्रीट करने से मना करते हो, बीइंग इंचार्ज ऑफ द हॉस्पिटल, देन आपकी जो लाइबिलिटी होगी वो होगी 166 बी ऑफ आईपीसी में, जो कि ऐड हुआ था सेक्शन ईयर 2013 में। और इसमें जो पनिशमेंट दी गई है वो है या तो 1 साल तक की सजा, या तो फाइन, या दोनों। अब इसके साथ एक और सेक्शन पढ़ा जाता है, वो है सेक्शन नंबर 166A ऑफ आईपीसी, जो भी ऐड हुआ था 2013 में ही। और ये बात करता है अगर कोई व्यक्ति कोई इंफॉर्मेशन लेने से मना कर दे, सॉरी, कोई व्यक्ति जो पब्लिक सर्वेंट है और उसकी वो ड्यूटी फॉलो ना करे, हाँ, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी फॉलो ना करे, तो इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो जाता है वो होता है एफआईआर का। मतलब आप एक कॉग्निजेबल ऑफेंस में थाने में गए कि हमारी एफआईआर लीजिए, और वो व्यक्ति जो थानेदार है, वहाँ का ऑफिसर इंचार्ज है, आईओ है, वो मना कर देता है कि नहीं नहीं, हम आपकी एफआईआर नहीं लिखेंगे। तो उस केस में उसके ऊपर ये सेक्शन लग सकता है, सेक्शन नंबर 166A। और इसमें जो पनिशमेंट होती है वो होती है रिगरस इम्प्रिजनमेंट, जो कि 6 महीनों से कम की नहीं होती है, और जो कि 2 सालों तक एक्सटेंड की जा सकती है, और उसके साथ साथ फाइन भी हमेशा होता है। तो इतनी बातें आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में सेक्शन नंबर 166A में याद रखनी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है व्हाट सेक्शन provide punishment for imputation assertion prejudicial to national integration. Options are section 153A, 153B, 159 or 153. So your time starts to do this question now. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 153B, मतलब ऑप्शन नंबर बी। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो भाई चैप्टर नंबर 8 में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। और चैप्टर नंबर 8 ऑफ आईपीसी इसकी बात करता है। चैप्टर नंबर 8 जो है वो 141 अनलॉफुल असेंबली जो है से लेके 160 तक है। और ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये 1972 में ऐड किया गया था। और यहाँ पे अगर आप इसको हिंदी में पढ़ें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्राख्यान किस धारा के तहत दंडनीय है। तो कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे लालछन लगाता है ऐसे किसी व्यक्ति पे जो कि कोई भाषा बोलने वाले हैं, उनका ग्रुप है, या कोई रीजन में रहते हैं, या कोई रिलीजन को फॉलो करते हैं, उन पे कोई लालछन लगाता है, ऐसा लालछन जिसके लगाने से कोई राष्ट्रीय अखंडता के प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है, तो वो पनिशमेंट जो दे रखी है उस बात की आपको मिलेगी 153B में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, आईपीसी का ही क्वेश्चन है, any offender who has been previously convicted of an offense punishable under section 376 or 376A or 376D and is subsequently convicted of an offense punishable under any of the said section shall be punished. So आप पॉज करके ऑप्शंस पढ़ सकते हैं, मैं आपके लिए टाइम स्टार्ट करती हूँ।
सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो बात करता है विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ विच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन लाइफ और डेथ। तो अगर आपने ये भी याद कर रखा है कि कौन कौन से सेक्शंस में डेथ के प्रावधान दे रखे हैं आईपीसी में, तब भी आप ये ऑप्शन करेक्ट टिक कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे बाकी ऑप्शंस में डेथ नहीं दे रखी है। ठीक है, और ये पर्टिकुलर चीज कवर होती है सेक्शन नंबर 376 ई में, जो कि बात करता है पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर। यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कोई व्यक्ति अगर पहले एक बार इन सेक्शन के तहत कन्विक्टेड होता है और सब्सिक्वेंटली वो इन्हीं सेक्शन के अंडर कोई ऑफेंस करता है, तो उसकी जो लायबिलिटी होगी वो क्या होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 25, ये बोलता है if the accused, though not of unsound mind, but cannot be made to understand the proceedings of the court other than high court, the court may proceed with the inquiry or trial if such proceeding result in conviction. Then your time to do this answer question starts now. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी दी ऑप्शन नंबर 4, और ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 24 सेक्शन नंबर 318 में। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था मैं आपको समझा देती हूँ कि जो अक्यूज्ड है वो अनसाउंड माइंड का नहीं है, ठीक है, लेकिन तब भी वो प्रोसीडिंग्स को नहीं समझ पा रहा, ठीक है, और प्रोसीडिंग कहाँ चल रही है, हाईकोर्ट के अलावा कहीं और चल रही है। तो जो कोर्ट है वो इंक्वायरी और ट्रायल के बाद कन्विक्शन अगर कर देता है तो उसके बाद वो क्या करेगा, तो भाई वो हाई कोर्ट को भेजेगा, फॉरवर्ड करेगा हाई कोर्ट को कि आप ऐसे सर्कमस्टांसेस को रिपोर्ट कीजिए, और हाई कोर्ट को जो सही लगेगा वो उसके साथ फिर वो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ये बात करता है under which section CRPC an accused person can himself be a competent witness. Your times to do this question starts now. ओके, सो यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो अक्यूज है वो खुद कौन से सेक्शन में विटनेस हो सकता है। तो सेक्शन नंबर 315 बात करता है सीआरपीसी का कि कब अक्यूज खुद अपने केस में एक विटनेस हो सकता है। तो सेक्शन 315 कहता है कि ऐसे जो एविडेंस लिए जाएंगे वो एक तो उस ऐसे एविडेंस देने के लिए जो अक्यूज है उसे राइटिंग में रिक्वेस्ट करनी होगी, और ऐसे एविडेंस ओथ पे रिकॉर्ड होंगे। तो जिसने भी 315 मार्क किया है उसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट विद इन his local jurisdiction he may himself arrest or order any person to arrest the offender under section dash of CRPC. Your time starts now. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आंखों के सामने उसके लोकल ज्यूरिसडिक्शन में उसकी प्रेजेंस में कोई ऑफेंस कमिट होता है तो वो अरेस्ट कर सकता है, और वो अरेस्ट कौन से सेक्शन में दे रखा है। तो ये वाली बात आपको देखने को मिलेगी सेक्शन नंबर 44 में। और इसी के साथ एक बात और भी इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन नंबर 43 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति, कोई प्राइवेट पर्सन उसके प्रेजेंस में अगर कोई ऑफेंस होता है तो वो भी अरेस्ट कर सकता है। तो ये बात भी आप याद रखिए। प्राइवेट पर्सन के केस में अप्लाई होगा सेक्शन नंबर 43, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट केस में अप्लाई होगा सेक्शन नंबर मैं बोल रही थी कि सेक्शन नंबर 43 प्राइवेट पर्सन के केस में अप्लाई होगा, और सेक्शन नंबर 44 जो है वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में कोई अगर ऑफेंस किया जाता है उसके जुरिसडिक्शन में तो उसको अरेस्ट करने की पावर सेक्शन नंबर 44 में दी रखी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये बात करता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 321 मतलब 320 का सबसेक्शन 1 कंपाउंडिंग ऑफेंस की जो बात करता है, सीआरपीसी ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री which is defined in section 497 of IPC will be compoundable by। तो यहाँ पे पहले हुआ करता था कि भाई जो हस्बैंड है, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ कि जो हस्बैंड है वो कंपाउंड करता था जब 497 एग्जिस्ट करता था। 497 अडल्ट्री का जो ऑफेंस है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन उससे ये बात
हटा दी गई है। मतलब यहाँ पे सेक्शन नंबर 320 के 1 में कोई अमेंडमेंट नहीं की गई है। थ्योरेटिकली ये क्वेश्चन सही है, इसका आंसर बी ही होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो कि जब अडल्ट्री कोई ऑफेंस ही नहीं बचा है, वो एक सिर्फ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स बचा है आफ्टर द केस लैंडमार्क जजमेंट of Joseph Stein versus Union of India, then in that case ये क्वेश्चन अब रेलेवेंट ही नहीं है, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन अब सब्सिक्वेंट एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, so this is the second last question of this video. It says, what is the maximum sentence of imprisonment which can be imposed for an offence tried as summary trial under chapter 21 of CRPC? Your time to do this question starts now. So the correct answer is option number C, which is 3 months. तो अगर समरी ट्रायल होता है तो वहाँ पे जो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट हो सकती है वो 3 महीनों की हो सकती है, और ये सेक्शन 262 में आपको देखने को मिलेगा। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये चैप्टर नंबर 21 में फॉल करता है। अब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखते हैं। ये कहता है, इन विच डिसीजन द 5 गोल्डन प्रिंसिपल अबाउट द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैज बीन लेड डाउन? योर टाइम टू डू दिस क्वेश्चन स्टार्ट्स नाउ। So the correct answer of this question is option number C, which is Sharad Virdichan Sharda versus State of Maharashtra. तो इस पर्टिकुलर केस को पंचशील के नाम से भी जाना जाता है, और इस पर्टिकुलर केस में 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स दिए गए थे अबाउट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सो थैंक यू सो मच, एंड आप अपना स्कोर लिख के बताइए कि आपके कितने आंसर सही होते हैं और कितने गलत हो रहे हैं, और आपको नेक्स्ट वीडियोस में किस टाइप के क्वेश्चंस चाहिए, क्या सुझाव हैं आपके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है आप वीडियो को लाइक करें, अगर आपको कोई सुझाव लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।